जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है जैव परक्रम। तो जैव परक्रम का सबसे लास्ट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक यानी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो है हम लोग देखने वाले हैं मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, यानी उत्सर्जन क्या होता है ये जानते हैं। तो उत्सर्जन का जो मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जो भी हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर में, उसे जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है, ये प्रक्रिया को। तो उत्सर्जन कई तरह से हमारे शरीर में होता है। त्वचा के द्वारा भी होता है उत्सर्जन, पसीना एवं नमक जो है निकलता है त्वचा से। इसी प्रकार से जो है फेफड़ा के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम, ये सारा चीज़ निकलता है। बलगम मतलब होता है जो खखारा, ये सब हम लोग अंदर से करके जो निकालते हैं, इसी को बलगम बोला जाता है। इसी प्रकार से बड़ी आंत के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। जो भी पचा हुआ भोजन रहता है उसका जो है मल जो बचा हुआ रहता है वो मल का जो है उत्सर्जन करता है बड़ी आंत। और इसी प्रकार से हो जाएगा यकृत। यकृत क्या करता है, जो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है उसे यूरिया में परिवर्तित करके भी उत्सर्जन करता है। इसी प्रकार से क्या करता है वृक्क। ये वृक्क क्या करता है, यूरिया को पेशाब और यूरिया का उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब यकृत जो है अमोनिया बहुत ही हानिकारक जहर होता है, इसे यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और ये यूरिया फिर वृक्क में आता है, खून में मिला हुआ रहता है और वृक्क में आता है। फिर खून से जो है छटनी करके जो है ये वृक्क यूरिया को अलग करता है और पेशाब में मिला के उसे बाहर निकाल देता है। तो आज मेन रूप से हम लोग जानेंगे कि वृक्क क्या होता है। वृक्क के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है मेन रूप से। तो वृक्क के बारे में पढ़ते हैं कि वृक्क क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अध्ययन करेंगे मानव में उत्सर्जन यानी मानव वृक्क के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वृक्क का संरचना है। ये जो है ऊपर में वृक्क के ऊपर जो होता है इसे बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि। और ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वृक्क। और ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसको बोला जाता है वृक्कीय धमनी। इसी प्रकार से ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है वृक्कीय शिरा। अब वृक्क में जो कि मूत्र का निर्माण होता है तो यहाँ से मूत्र जो है, यहाँ से मूत्रवाहिनी इसे बोला जाता है। ये नस को क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी। ये नस को मूत्रवाहिनी बोला जाता है। यहाँ से मूत्राशय में आता है। ये जो आपको दिख रहा है दिल का दिल तरह दिख रहा है जो, इसे मूत्राशय बोला जाता है। या मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जो है मूत्र आता है। फिर यहाँ से क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर से एक बार समझ लिए, वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण होता है और ये मूत्र का निर्माण होने के बाद ये मूत्रवाहिनी द्वारा, यानी मूत्रवाहिनी नस का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी, यहाँ से मूत्राशय में आता है और यहाँ स्टोर होते रहता है यानी जमा होते रहता है। फिर क्या होता है, जब अधिक जमा हो जाता है, प्रेशर बनता है, तो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का। दूसरा हो जाएगा रक्त को छानने का काम करता है। ये रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है बल्कि रक्त को छानता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। रक्त में ऑक्सीजन फेफड़ा मिलाता है, इसलिए उसी को बोला जाता है शुद्धिकरण। रक्त में ऑक्सीजन मिलाने को ही शुद्धिकरण बोला जाता है। तो ये जो है शुद्धिकरण नहीं करता है बल्कि रक्त को छानता है। इसी प्रकार से ये जो है पेशाब निर्माण करता है। ये पीएच को भी नियंत्रित करता है वृक्क, और जहर को निष्क्रिय करता है, यानी जहर जो होता है उसका प्रभाव को खत्म करने का काम भी वृक्क करता है। इसी प्रकार से इसकी संख्या जो है हमारे शरीर में 2 होती है। कितना वृक्क पाया जाता है कोई भी मनुष्य के शरीर में, तो 2 वृक्क पाया जाता है। अब जिससे ये बना होता है वृक्क उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। यहाँ पे 2-2 पॉइंट एक ही तरह लिखा गया है तो इसे इग्नोर कर देना।
अब जिससे ये बना होता है वृक्क, इसको क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। जैसे हमारा घर जो है बना होता है ईंटों का, तो ये जो घर का इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो वृक्क है, वृक्क किससे बना होता है? तो बहुत सारे नेफ्रॉन से बना होता है। करीब करीब इसमें 8 से 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। 8 से 10 लाख एक वृक्क में, एक किडनी में जो है 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो यानी इसका जो है क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। यानी किससे बना होता है? ये नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी बोला जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नेफ्रॉन का ये संरचना है, यानी वृक्क के अंदर ऐसा ऐसा कम से कम 10 लाख 8 लाख रहता है ये वृक्काणु। इसमें मेन काम होता है यहाँ पे आप देखोगे कि कोशिका गुच्छ है। ये कोशिका गुच्छ क्या करता है? रक्त में जितना भी कण रहता है उसको छान लेता है। ये जो होता है कोशिका गुच्छ जो है, ग्लामेरुलस जो है, ये सभी कणों को मतलब छान लेता है। सही करने का काम, यानी जो हानिकारक पदार्थ है और उपयोगी पदार्थ है उसको अलग करने का काम वोमन संपुट करता है। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। जो हानिकारक और उपयोगी पदार्थ रहता है वो सभी को छान लेता है। कौन सा सभी को छान लेता है? ग्लामेरुलस सभी को छान लेता है। और वोमन संपुट जो होता है वो हानिकारक पदार्थ और उपयोगी पदार्थ को अलग करता है। जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे वह मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंचा देता है। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले ग्लामेरुलस का क्या काम है ये देखिए। ये जो है ग्लामेरुलस रक्त का निस्संदन यानी फिल्टर करता है रक्त को। यहाँ पे देखो ये जो है गुच्छा का तरह जो आपको दिख रहा है इसी को बुलाया जाता है ग्लामेरुलस। तो इसका क्या काम है? तो ये जो है रक्त का फिल्टर करता है। ये जब रक्त कणों को फिल्टर करता है यानी रक्त को जब ये छानता है तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल सभी को ये छान लेता है बोकवा। तो ये सभी को छान लेता है बकलोल। तो अच्छा जो पदार्थ रहेगा शरीर के लिए तो उपयोगी है, तो उसको अब अलग किया जाता है किसके द्वारा? उसको अलग किया जाता है वोमन संपुट के द्वारा। लेकिन ग्लामेरुलस का और क्या काम है? तो ये जो है शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे रक्त आया गुच्छ में, अब जो भी कण रहेगा उसको फटाफट फटाफट छान लेगा ये, और जो शुद्ध रक्त होगा उसको वापस भेज देगा। लेकिन ये फटाफट जो छाना है इसमें हानिकारक भी कण आ गया है, उपयोगी कण भी आ गया है, तो उसको अलग करने का काम कौन करेगा? वोमन संपुट करेगा। ये यहाँ पे सा नहीं होगा आधा, यहाँ पे संपुट होगा कुछ इस प्रकार से। तो वोमन संपुट का क्या काम है? ये क्या करता है? आवश्यक पदार्थ जो होता है उसका पुनः अवशोषण करता है, यानी जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको अवशोषित करके और अलग करता है। और जो यूरिया होता है जो हानिकारक होता है उसे अपोहन विधि के द्वारा अलग करता है। यानी जो है आवश्यक पदार्थ को अलग करता है और यूरिया को अलग करता है। कौन अलग करता है? वोमन संपुट जो है अलग करता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो ग्लामेरुलस करता है। लेकिन ये जो छानता है उसका अवशोषण कौन करता है? तो उसका अवशोषण वोमन संपुट करता है। अब ये है यूरिया को अलग कर देता है अपोहन विधि के द्वारा। तो ये जो है यूरिया अब यहाँ मूत्रवाहिनी द्वारा जो है मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे शाखा है, यहाँ पे मतलब नेफ्रॉन जुड़ा हुआ रहता है। और नेफ्रॉन जो है रक्त को ये रक्त से मतलब जो है यूरिया को अलग करने का काम करता है। और इसी प्रकार से ये मूत्रवाहिनी में सारे हानिकारक जो भी पदार्थ होता है उसे निकाल देता है यूरिया को। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से नेफ्रॉन का संरचना और इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एग्जाम में 5 नंबर में सवाल आता है कि नेफ्रॉन का संरचना बनाइए और उसके कार्य को बताइए। तो ये दोनों आप लिख सकते हो और इसका संरचना इस प्रकार से बना सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम वृक्क क्या होता है। कृत्रिम वृक्क कहने का मतलब है जो मानव के द्वारा निर्मित हो। एक वृक्क ऐसा होता है जो हमारे शरीर में रहता है, उसे बुलाया जाता है वृक्क। लेकिन एक कृत्रिम वृक्क कहने का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित हो, यानी मशीन के द्वारा। तो कहने का मतलब कृत्रिम वृक्क क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से अपशिष्ट निकालने के लिए मशीन से सहायता किया जाता है उसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। यानी मशीन के द्वारा शरीर से अपशिष्ट को निकाला जाता है अपोहन विधि करके, तो उसे जो बोला जाता है उस मशीन को कृत्रिम वृक्क बोला जाता है।
तो एक मेन चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि मनुष्य जो है एक दिन में 1 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, एक दिन में। अब हम लोग जानते हैं कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है वो तो हम लोग जान लिए, लेकिन पादप में कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है पेड़-पौधे अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसे वायुरंध्र के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। पत्ता एवं गोंद के रूप में भी उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय जो है अपशिष्ट बनता है ऑक्सीजन, तो उसका जो है उत्सर्जन कैसे करता है पादप? वायुरंध्र के द्वारा करता है। तो वायुरंध्र क्या होता है? पत्तियों में छोटा-छोटा छिद्र होता है। तो उसी से जो है छिद्र से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वायुरंध्र के बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो आप ज़रूर पीछे वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। गोंद और पत्ती के रूप में भी जो है उत्सर्जन होता है। यानी मतलब पत्ता जो होता है सूखने वाला रहता है तो क्या होता है, पत्ता को गिरा देता है पेड़, तो ये पत्ती के द्वारा भी उत्सर्जन करता है पेड़, और गोंद के रूप में भी उत्सर्जन होता है। एक मेन चीज़ आपको ये समझना है कि रेजिन तथा गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है कि रेजिन तथा गोंद का जो है संचित कहाँ रहता है, रेजिन तथा गोंद? तो कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में संचित होता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक-एक चीज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।